डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 5 ऊष्मा के अंतर्गत कुछ विशेष परिभाषाएं जैसे ऊष्मा यानी हीट, तापमान टेम्परेचर, द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, गुप्त ऊष्मा, पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, पुनर्हिमायन और पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ विशेष परिभाषाएं, जिसमें पहली है ऊष्मा। ऊष्मा जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, ऊष्मा अर्थात हीट यानी जब किसी वस्तु या पिंड की जब ऊर्जा होती है तो उसे ही ऊष्मा कहा जाता है। दूसरा है ऊष्मा के संचरण की जानकारी हमने कई बार पढ़ चुके हैं। ऊष्मा के कारण ठोस पदार्थों का द्रव पदार्थों और गैसीय पदार्थों का संकुचन तथा प्रसरण किस प्रकार होता है, यह भी हमने देखा है। दूसरा है तापमान। किसी पिंड की ऊर्जा के मापन को तापमान कहते हैं। तीसरा होता है द्रवणांक, यानी जिस स्थिर तापमान पर ठोस पदार्थ का रूपांतरण द्रव में होता है उसे पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। अर्थात सादी भाषा में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस तापमान पर कोई ठोस वस्तु अर्थात जैसे बर्फ़ का पानी में रूपांतरण शुरू होता है तो वह तापमान उस पदार्थ का द्रवणांक कहलाता है। दूसरा है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात जिस तापमान पर द्रव का रूपांतरण वाष्प में अर्थात वायु में होता है उसे पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। अब देखते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, एक प्रयोग के द्वारा हम गुप्त ऊष्मा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिसमें कांच के एक बीकर में बर्फ़ के टुकड़े भरे हुए हैं। इस कांच के बीकर में एक तापमापी लगा हुआ है, जिसे इस प्रकार से लगाया जाता है कि वह पूर्णतः बर्फ़ में डूबा रहे, जिससे उसके तापमान को समय समय पर नोट किया जा सकता है। अब स्टैंड पर बर्फ़ का बीकर रख दिया गया है और बर्नर की सहायता से उसे ऊष्मा दी जाती है। हर एक मिनट के अंतर पर तापमान को नोट किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ऊष्मा देते समय बर्फ़ तथा पानी के मिश्रण को हम हिलाते रहते हैं और बर्फ़ पिघलते समय बर्फ़ तथा पानी के मिश्रण को भी हमें लगातार हिलाते रहना है। पानी उबलने के पश्चात भी यहाँ पर कुछ समय तक ऊष्मा को देना जारी रहता है और फिर हम तापमान में होने वाले परिवर्तन को समय के साथ में नोट करते जाते हैं। तब यह देखा जाता है कि जब तक सभी बर्फ़ के टुकड़ों का पानी नहीं होता तब तक मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। बर्फ़ का संपूर्ण पानी होने पर ऊष्मा देना जारी रखते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है और पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। इस तापमान पर पानी का रूपांतरण वाष्प में अधिक मात्रा में होता है और संपूर्ण पानी का वाष्प में रूपांतरण होते समय पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। अर्थात यहाँ पर यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। अर्थात ठोस का द्रव में रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर ऊष्मा का अवशोषण होता है और उसे ही गुप्त ऊष्मा या अवस्था परिवर्तन के समय जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसे ही मुक्त या अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है, उसे ही गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहा जाता है। जैसा कि आलेख में आपको दिखाई दे रहा है, इस आलेख में रेख ए बी जो है वह स्थिर तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होने की क्रिया को दर्शाता है। बर्फ़ को ऊष्मा देने पर बर्फ़ एक विशिष्ट तापमान पर अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उसका रूपांतरण पानी में होता है और यह परिवर्तन होते समय बर्फ़ ऊष्मा को अवशोषित करता है। यह ऊष्मा का अवशोषण बर्फ़ का पूर्णतः द्रव में रूपांतरण होने तक जारी रहता है। इस बीच मिश्रण का तापमान स्थिर रहता है और जिस स्थिर तापमान पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होता है उसे ही स्थिर तापमान
को बर्फ़ का द्रवणांक भी कहा गया है, जैसा कि आलेख में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। सी बिंदु पर जाते समय द्रव जो है वो गैसीय अवस्था में यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गैसीय अवस्था में यानी वाष्प में रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा यानी क्या। इकाई द्रव्यमान के ठोस पदार्थ का द्रव में पूर्णतः रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जिस ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसी ऊष्मा को पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात यहाँ पर ठोस पदार्थ का द्रव में रूपांतरण होता है और जिस तापमान पर होता है और उसे ही पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दूसरा आता है वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। अर्थात इकाई द्रव्यमान के द्रव पदार्थ का गैसीय पदार्थ में पूर्णतः रूपांतरण होते समय स्थिर तापमान पर जो ऊष्मा द्रव द्वारा अवशोषित की जाती है, उस ऊष्मा को वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखते हैं पुनर्हिमायन यानी क्या। पुनर्हिमायन यानी जैसे यहाँ पर आपको एक प्रयोग के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक तार के बर्फ़ का एक खंड जो है वो स्टैंड पर रखा हुआ है और एक तार के दोनों सिरों पर समान द्रव्यमान के दो बाँट जो है वो बांधकर बर्फ़ के खंड पर रख दिए गए हैं। तार के दो सिरों पर समान द्रव्यमान के बाँट बांधकर बर्फ़ के खंड पर रखने पर तार धीरे धीरे बर्फ़ के खंड में धंसता जाता है। कुछ समय के बाद बर्फ़ के खंड से बाहर आती है, परंतु बर्फ़ टूटता नहीं है। दाब के कारण बर्फ़ का पिघलना तथा दाब कम करने पर पुनः बर्फ़ होना, इस प्रक्रिया को ही पुनर्हिमायन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दाब के कारण बर्फ़ का द्रवणांक 0 से कम होता है, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ का पानी में रूपांतरण होता है तथा दाब निकालने से द्रवणांक पूर्ववत होता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा पानी का पुनः बर्फ़ में रूपांतरण हो जाता है और इसी प्रक्रिया को पुनर्हिमायन कहा जाता है। अब देखते हैं पानी का असंगत व्यवहार। सामान्यतः द्रव को सीमित तापमान तक गर्म करने पर उसका प्रसरण होता है तथा ठंडा करने पर उसका संकुचन होता है, किंतु पानी विशिष्ट तथा अपवादात्मक व्यवहार दर्शाता है, जिसे पानी का असंगत व्यवहार कहा गया है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होने तक पानी का प्रसरण न होकर संकुचन ही होता है। अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन सबसे कम होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयतन बढ़ता जाता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इस तापमान के बीच होने वाले पानी के इस व्यवहार को ही पानी का असंगत व्यवहार कहा जाता है। पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए होप के उपकरण की सहायता ली जा सकती है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। होप के उपकरण में धातु के ऊंचे बेलनाकार पात्र में बीचों बीच एक फैला हुआ गोलाकार पात्र जुड़ा होता है। ऊंचे बेलनाकार पात्र में गोलाकार फैले हुए पात्र के ऊपर T2 तथा T1 दो थर्मामीटर यानी तापमान मापी जुड़े हुए होते हैं। ऊंचे बेलनाकार पात्र में पानी भरा जाता है और फैले हुए पात्र में बर्फ़ और नमक का मिश्रण भरा हुआ होता है। होप के उपकरण की सहायता से पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करते समय हर 30 सेकंड के बाद T1 तथा T2 तापमापी से तापमान को नोट किया जाता है। प्रारंभ में दोनों तापमापी समान तापमान दर्शाते हैं, परंतु इसके पश्चात नीचे का तापमापी T1 का तापमान तीव्र गति से कम होता है तथा T2 का तापमान तुलनात्मक रूप से धीरे धीरे कम होता है। इसका कारण यह है कि ऊंचे बेलनाकार पात्र के निचले भाग के पानी का तापमान T1 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते ही वह कुछ समय के लिए लगभग स्थिर रहता है और ऊपर के पानी के भाग का तापमान T2 धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। इस कारण एक ही समय में T1 तथा T2 जो तापमापी रहते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान को दर्शाते हैं। इसके पश्चात T2 तापमापी का तापमान तीव्र गति से कम होने के कारण तापमापी T2 पहले 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाता है। उसके पश्चात नीचे का जो तापमापी T1 होता है
वह 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाता है। इस प्रकार प्रारंभ में ऊंचे बेलनाकार पात्र के मध्य भाग में पानी का तापमान उसके आसपास के हिम मिश्रण के कारण कम होता है और उस पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान कम हो जाने के कारण उसका घनत्व भी बढ़ता है। परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व वाला पानी नीचे जाता है और इस कारण नीचे वाले भाग के पानी का तापमान T1 प्रारंभ में तीव्र गति से कम होता है और उसके पश्चात निचले भाग का तापमान जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है तब उस पानी का घनत्व महत्तम होता है। पात्र के मध्य भाग के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा कम होता है तब उसका प्रसरण होता है, अर्थात उसका घनत्व कम होता है और वह तल की ओर न जाते हुए ऊपर की भाग की ओर जाने लगता है। इस कारण ऊपर के भाग के पानी का तापमान T2 भी तीव्र गति से कम होता है। यह क्रम 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता रहता है, परंतु तल के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय तक स्थिर रहता है और बाद में यह 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान तक की रेंज में पानी का व्यवहार जो है वह असंगत होता है और इसी पानी के असंगत व्यवहार के कारण शीत प्रदेशों में जलीय वनस्पतियाँ और जलचर भी जीवित रह पाते हैं। थैंक यू।